तो आज की इस गहरी चर्चा में हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी, हाँ, और हम खासकर चैप्टर 10 का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल चैप्टर 10, जिसका शीर्षक है द विक्टिम कार्ड, यानी पीड़ित होने का दिखावा। हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों हम अपनी ही समस्याओं से आज़ाद नहीं होना चाहते, और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग के भीतर ये कौन सा खेल चल रहा है। कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि जब हम कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं ना, मान लीजिए किसी दिन रसोई में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया, हाँ, और खुशबू एकदम पूरे घर में महक रही है, बिल्कुल खुशबू आ रही है, तो उस वक्त दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? विचार आता है कि वाह, मेरे हाथों में तो जादू है, मतलब मेरे अंदर कितना हुनर है। हाँ, सारा क्रेडिट खुद को जाता है उस वक्त। सारा क्रेडिट खुद को। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी दिन वही खाना जल जाए या उसमें नमक बहुत ज्यादा हो जाए, तो पलक झपकते ही प्रतिक्रिया क्या होती है? हम तुरंत कहते हैं कि आज गैस का चूल्हा ठीक से काम नहीं कर रहा था। हाँ, या दुकानदार ने मसाले ही खराब दे दिए। मतलब पलक झपकते ही जो चीज हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो एक बाहरी समस्या बन जाती है। सही बात है। हम कभी ये नहीं कहते कि वो मुझसे गलती हो गई। बिल्कुल नहीं कहते। और ये जो तुरंत होने वाला शिफ्ट है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम उसी अदृश्य हैकर की बात कर रहे हैं जो हमारे दिमाग को दिन रात कंट्रोल करता है। हमारा अपना अहंकार, जिसे हम आम भाषा में ईगो कहते हैं। हाँ, हमारा ईगो। ये एक बहुत ही शानदार और थोड़ी असहज करने वाली दिशा है। असहज इसलिए क्योंकि जब हम अहंकार या ईगो शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी और की बात हो रही है। हाँ, किसी बहुत घमंडी या क्रोधी इंसान की बात हो रही है। सूक्ष्म है और हमारे रोजमर्रा के विचारों में घुला हुआ है कि जब हम श्रेय लेने और दोष देने की बात करते हैं ना, तो ईगो का रवैया हमेशा दोहरा होता है। दोहरा रवैया मतलब कैसे? मतलब अच्छी चीजों में वो हमेशा कहता है मैंने किया, लेकिन बुरी चीजों में वो कहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ। वाओ, मेरे साथ बुरा हुआ। हाँ, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये अहंकार के जिंदा रहने की बुनियादी शर्त है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। मतलब अगर हम इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझें, हाँ, जैसे किसी क्रिकेट मैच में। हाँ, क्रिकेट का उदाहरण बहुत सही रहेगा यहाँ, है ना? जब कोई क्रिकेट टीम एक मुश्किल मैच जीत जाती है, तो कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीना तान कर कहता है कि मेरी बेहतरीन रणनीति और मेरी कप्तानी की वजह से हम जीते। बिल्कुल, सारा श्रेय उसका। लेकिन अगर वही टीम बहुत बुरी तरह हार जाए, तो अचानक दोष मैदान की मिट्टी पर या खराब मौसम पर या अंपायर के गलत फैसलों पर मर दिया लाता। हाँ, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में देख लीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छी हुई तो मेरा आइडिया था। और बॉस ने डांट लगाई तो टीम ने मेरा साथ नहीं दिया। एकदम सही। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। हम सब समझदार लोग हैं, हम जानते हैं कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, तो फिर हमारा दिमाग, हमारा ये ईगो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से इतना खौफ क्यों खाता है? मतलब एक छोटी सी गलती मान लेने में आखिर पहाड़ कैसे टूट पड़ेगा? ये वाकई हैरान करने वाली बात है। क्योंकि अहंकार के लिए वो एक छोटी सी गलती नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अहंकार असल में कोई ठोस चीज तो है नहीं। हाँ, वो तो बस एक विचार है। बिल्कुल, एक विचार है, एक छवि है जो हमने अपने बारे में बना रखी है। और वो छवि ये है कि मैं बहुत खास हूँ, मैं सही हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। अच्छा, मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, अब अगर ये ईगो मान ले कि मुझसे गलती हुई है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि वो परिपूर्ण नहीं है, उसमें खामियां हैं। और ये ईगो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एकदम नहीं। जैसे ही खामी स्वीकार की जाती है, अहंकार के खास होने का वो पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। इसलिए श्रेय और दोष का ये जो दोहरा चरित्र है, ये असल में अहंकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। वो सच्चाई का सामना करने से बच रहा है। बिल्कुल, वो सच्चाई से बचता है क्योंकि सच्चाई एक आईने की तरह है। सच्चाई ये दिखाती है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम भी साधारण हैं, और साधारण होना अहंकार के लिए मौत के समान है। तो अगर अहंकार अपनी गलती मान ही नहीं सकता क्योंकि गलती मानना उसके लिए वैचारिक मौत के समान है, तो फिर विफलता की स्थिति में उसके पास बचने का रास्ता क्या बचता है? यहीं पर वो अपना रूप बदल लेता है। रातों रात अपना रूप बदल लेता है। और यहीं से जन्म होता है उस चीज का जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लेते हैं, विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड। हाँ, पुस्तक के इस अध्याय में इस मानसिकता की बहुत ही गहरी चीरफाड़ की गई है। इसमें बताया गया है कि पीड़ित बनना या हर वक्त शिकायत करना अहंकार का कोई आखिरी विकल्प नहीं है, बल्कि
बल्कि ये उसका फेवरेट पास टाइम यानी सबसे पसंदीदा शौक है। बिल्कुल। और ये शौक इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि मुश्किलें तो आएंगी। हाँ, कोई भी जीवन पूरी तरह से आदर्श नहीं होता। सही कहा। योजनाएं विफल होती हैं, लोग धोखा देते हैं, हालात खराब होते हैं। अब क्योंकि ईगो सच्ची सफलता बहुत कम हासिल कर पाता है। ऐसा क्यों? सच्ची सफलता कम क्यों मिलती है उसे? क्योंकि सच्ची सफलता के लिए अपनी कमियों को देखना और सुधारना पड़ता है, जो ईगो कर नहीं सकता। तो उसके पास अपनी तारीफों के पुल बांधने के मौके बहुत कम होते हैं। अच्छा, तो वो एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है। हाँ, वो एक बहुत ही चालाक समझौता कर लेता है। वो सोचता है कि अगर मैं विजेता नहीं बन सकता तो मैं सबसे बड़ा पीड़ित बनूंगा। और फिर शुरू होता है एक कभी ना खत्म होने वाला ब्लेम गेम। ब्लेम गेम। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये ब्लेम गेम वाली बात सुनने में तो ठीक लगती है, पर क्या ये थोड़ा कठोर नजरिया नहीं है? कठोर नजरिया किस तरह से? मेरा मतलब है कि असल जिंदगी में वाकई अन्याय होता है, सिस्टम फेल होते हैं, लोगों के साथ सच में कुछ बहुत बुरा होता है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। हाँ, ये तो सच है। तो अगर किसी के साथ सच में कोई हादसा हुआ है, कोई नाइंसाफी हुई है और वो अपनी परेशानी जाहिर कर रहा है, तो क्या हम उसे भी विक्टिम कार्ड या ईगो का नाम दे देंगे? असली पीड़ा और अहंकार के इस नाटक के बीच की लकीर आखिर खींची कहाँ जाती है? ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जरूरी सवाल है, और इस चर्चा को सही दिशा में रखने के लिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जीवन में चोट लगना, दर्द होना या नाइंसाफी का शिकार होना एक बाहरी घटना है। हाँ, वो एक फैक्ट है, सच्चाई है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसे दर्द होगा, ये प्राकृतिक है। लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान बना लेना, उस दर्द के इर्द गिर्द अपनी पूरी जिंदगी का ताना बाना बुन लेना, ये अहंकार है। अच्छा, मतलब दर्द महसूस करना और दर्द बन जाना दोनों अलग बातें हैं। एकदम सही। असली पीड़ित व्यक्ति उस समस्या से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है। वो दर्द से आजाद होना चाहता है। लेकिन जब अहंकार विक्टिम कार्ड खेलता है तो वो असल में उस समस्या से बाहर आना ही नहीं चाहता। वाह, वो बाहर ही नहीं आना चाहता। हाँ, वो बस ये साबित करना चाहता है कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो उस दर्द के नाम पर सहानुभूति वसूलना शुरू कर देता है। उसे उस दर्द में एक अजीब सा रस मिलने लगता है। इसे सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अहंकार, हमारा ईगो एक ऐसे खराब और भ्रष्ट वकील की तरह है जिसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि उसका मुवक्किल यानी क्लाइंट जेल से बाहर आए या नहीं। हाँ, उसे तो बस बहस जीतने से मतलब है। बिल्कुल, उस वकील को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान पूरी जिंदगी दुखों की जेल में सड़ता रहे। उसे तो बस इस बात से मतलब है कि कोर्टरूम में उसकी बहस सबसे अच्छी लगे। हाँ, लोग उसकी दलीलों पर ताली बजाएं। हाँ, ताली बजाएं और अंत में वो जज के सामने सही साबित हो जाए, भले ही उस सही साबित होने की कीमत उस इंसान की पूरी जिंदगी की आज़ादी हो। ये एकदम सटीक उदाहरण है। वो वकील सिर्फ केस जीतना चाहता है, न्याय नहीं चाहता। और यहीं से हम उस तंत्र को समझ पाते हैं कि ईगो को इस पूरे खेल से आखिर हासिल क्या होता है। हाँ, उसका फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है कि चूंकि वो अपनी कमियां नहीं देख सकता, इसलिए वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस दोषारोपण को, इस ब्लेम गेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है या रो रहा है। तो उसे फर्क किस बात से पड़ता है? उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वो मैं जिंदा रहे। उसने मेरे साथ बुरा किया, इस एक वाक्य में जो मेरे शब्द है ना, वो अहंकार को एक बहुत ही मजबूत पहचान देता है। हाँ, जब तक वो दूसरों पर दोष मढ़ता रहेगा, उसका वजूद बना रहेगा। बिल्कुल, ये सर्वाइवल की एक बहुत ही डरावनी तकनीक है। क्योंकि अगर ये सिर्फ सर्वाइवल का खेल है, तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी भलाई के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, हम खुद अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। पुस्तक का जो सबसे झकझोरने वाला हिस्सा है वो यही है कि अहंकार खुद को बचाए रखने के लिए कभी भी आईने में खुद को नहीं देखता। वो जिम्मेदारियों से कोसों दूर भागता है। और यहाँ 3 बहुत ही गहरे विरोधाभास सामने आते हैं। हाँ, वो 3 पैराडॉक्स जो आचार्य जी ने बताए हैं। पहला, वो समाधान से ज्यादा सहानुभूति पसंद करता है। दूसरा, वो स्पष्टता से ज्यादा नियंत्रण चाहता है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो आजाद होने के बजाय सही साबित होना चाहता है। चलिए इन तीनों बातों को जरा खोलकर समझते हैं। समाधान और सहानुभूति वाला जो बिंदु है ना, इसे मैं अपनी जिंदगी के एक बहुत ही आम अनुभव से जोड़कर देखता हूँ। बिल्कुल, बताइए क्या अनुभव है?
हम सबके दोस्तों के समूह में या परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो हमेशा अपनी किसी परेशानी को लेकर शिकायत करता रहता है। जैसे मेरी नौकरी खराब है, मेरे रिश्ते खराब हैं, या मेरे पास समय नहीं है। हाँ, हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है ना? आप उसे सुनते हैं और फिर एक दिन आप उसे एक बहुत ही सीधा, तार्किक और असरदार समाधान देते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है, अगर नौकरी खराब है तो ये लो एक नया कोर्स, इसे कर लो और नौकरी बदल लो। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है कि उसे खुश होना चाहिए। बिल्कुल, तार्किक रूप से तो उसे खुश होना चाहिए कि उसकी समस्या का हल मिल गया। लेकिन होता क्या है, वो इंसान उस समाधान को सुनकर चिढ़ जाता है। वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। एकदम। और 100 बहाने बनाने लगता है कि नहीं, तुम मेरी स्थिति नहीं समझ रहे, तुम्हें नहीं पता मेरा बॉस कैसा है, अभी समय सही नहीं है। और उस वक्त बहुत उलझन होती है कि आखिर इसे चाहिए क्या। और उसका जवाब वही है जो आपने अभी दिया। उसे समाधान चाहिए ही नहीं था। समाधान नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर समाधान मिल गया, अगर नौकरी बदल गई और परेशानी खत्म हो गई, तो फिर उसके पास बात करने के लिए क्या बचेगा? अरे हाँ, उसकी तो पहचान ही वो परेशानी थी। सही कहा, उसकी वो पहचान जो उस परेशानी से जुड़ी हुई थी, वो छिन जाएगी। वो फिर से एक आम इंसान बन जाएगा। और ईगो को ये मंजूर नहीं है। ईगो को अपनी समस्या सुलझानी ही नहीं है। तो उसे क्या चाहिए? उसे तो बस ये चाहिए कि लोग उसके पास आएं, उसकी बात सुने, उसके साथ सहानुभूति जताएं और कहें कि अरे बेचारे, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है, तुम कितने सहनशील हो। वाह, ये बेचारा कहलाने की चाहत। हाँ, ये लोगों का ध्यान खींचने की चाहत समाधान की इच्छा को पूरी तरह से निगल जाती है। ये सच में बहुत डरावना है कि हम अपनी अपनी बीमारी से ही इतना प्यार करने लगते हैं। इसी बीमारी के बहाने हमें लोगों का ध्यान मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा बिंदु है, स्पष्टता से ज्यादा नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर क्लैरिटी, ये कैसे काम करता है? अहंकार स्पष्टता यानी क्लैरिटी से इतना डरता क्यों है? क्योंकि ईगो असल में हमारी पुरानी यादों, हमारी कंडीशनिंग और हमारे अतीत का एक पुतला है। हाँ। स्पष्टता का मतलब क्या है? सच्चाई को देखना। हाँ, सच्चाई को एकदम साफ साफ देखना, बिना किसी फिल्टर के। वर्तमान क्षण में जीना। अब अगर स्पष्टता आ गई, इंसान ने सच्चाई देख ली कि ये गलती मेरी है और मुझे इसे अभी सुधारना है, तो इंसान वर्तमान में जीना शुरू कर देगा। और ईगो वर्तमान में नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। जैसे ही इंसान वर्तमान में आएगा, उस पुराने पुतले यानी अहंकार की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। स्पष्टता ईगो के भ्रम को उसी तरह खत्म कर देती है जैसे रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। अच्छा, इसलिए वो स्पष्टता से भागता है? हाँ, ईगो स्पष्टता को एक वायरस की तरह देखता है। वो सोचता है कि अगर सब कुछ स्पष्ट हो गया तो मेरा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इसलिए वो चीजों को उलझा कर रखना चाहता है। वो अतीत की बातों को कुरेदता है। अतीत को कुरेदता है, भविष्य का डर दिखाता है, ताकि इंसान कभी स्पष्टता के साथ जी ही ना सके। वाह, और यही बात हमें तीसरे और सबसे अहम विरोधाभास की तरफ ले जाती है। आजाद होने के बजाय सही साबित होना। हाँ, राइट ओवर फ्री। राइट ओवर फ्री। अगर आप किसी भी इंसान से पूछें कि क्या वो अपने दुखों से, अपनी चिंताओं से आजाद होना चाहता है, तो 100 में से 100 लोग कहेंगे हाँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ। बिल्कुल, सब यही कहेंगे। लेकिन जब बात उस आजादी की कीमत चुकाने की आती है, यानी अपने अहंकार को छोड़ने की आती है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। ये कैसी आजादी है जिसे हम चाहते भी हैं और जिससे हम भागते भी हैं? ये जो राइट ओवर फ्री की जिद है ना, यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। आजाद होने का मतलब है अपने दुखों से मुक्ति पाना। लेकिन जैसा कि हमने देखा, अहंकार के लिए ये मुक्ति मौत है। क्योंकि शिकायत करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एकदम सही, क्योंकि अगर इंसान आजाद हो गया तो उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं होगा, कोई विक्टिम कार्ड नहीं होगा। अहंकार चाहता है कि दुनिया ये माने कि वो सही है और उसके साथ अन्याय हुआ है। मतलब उसे दुखी रहने से कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि इंसान जीवन भर दुखी रहे, बंधा हुआ रहे, जंजीरों में जकड़ा रहे। बस शर्त यह है कि दुनिया उसे सही माने। पुस्तक में इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है कि अहंकार रूपांतरण से डरता है। रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन? पूरी तरह से बदल जाना। रूपांतरण का मतलब है अपनी पुरानी सोच, अपनी पुरानी आदतों और उस पुरानी पीड़ित वाली पहचान को पूरी तरह से नष्ट कर देना। और ईगो किसी भी कीमत पर खुद को टूटने नहीं देना चाहता। वो सरवाइव करना चाहता है बस। हाँ, इसलिए वो दया का पात्र बनना चुनता है, लेकिन खुद को बदलना नहीं चुनता।
वो आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने के बजाय एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद रहना पसंद करता है, ये सोचकर कि कम से कम इस कोठरी का राजा तो मैं ही हूँ। बाप रे, ये बात सच में दिमाग को झकझोर देने वाली है। मतलब अगर हम इस पूरे गहरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो आज हमने आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी के इस अध्याय से जो समझा है वो सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की सच्चाई है। हाँ, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का एक कड़वा सच है। हमने देखा कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। बिल्कुल। अच्छी चीजों का सारा क्रेडिट लेने की भूख और बुरी चीजों के लिए हमेशा एक विक्टिम कार्ड तैयार रखने की आदत, ये कोई सामान्य मानवीय कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही चालाक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे ये विक्टिम कार्ड खेलना एक मजबूरी नहीं बल्कि अहंकार का एक पसंदीदा शौक है। उसका फेवरेट पास टाइम है। हाँ, वो आईने में खुद को देखने से इसलिए डरता है क्योंकि उससे अपनी वो कमियां दिख जाएंगी जिन्हें वो दुनिया से छिपाना चाहता है। और शायद जो सबसे बड़ी बात आज निकलकर सामने आई है, सुनने वालों के लिए जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है, वो ये है कि कैसे ये अहंकार हमारे अंदर समाधान खोजने की इच्छा को ही जड़ से खत्म कर देता है। वो हमें सहानुभूति का भूखा बना देता है। इतना भूखा बना देता है कि हम अपनी बीमारी से ही प्यार करने लगते हैं। हम उस खराब वकील की तरह हो जाते हैं जो अपनी बहस जीतना चाहता है, भले उसकी पूरी जिंदगी उस बहस के चक्कर में बर्बाद हो जाए। एकदम सही। सच्चाई को देखने से रोकने वाला, हमें स्पष्टता से दूर रखने वाला और हमें हमारी ही नजरों में सही साबित करने की जिद करने वाला, ये अहंकार असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है। और इस पूरी चर्चा के बाद इस गहरे विश्लेषण के अंत में सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को बहुत शांति से रुककर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। क्या है वो सवाल? आज की हमारी इस चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा अहंकार आजाद होने से ज्यादा सही साबित होने से प्यार करता है। तो क्या ये मुमकिन है कि जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे हालात, हमारी किस्मत या दूसरे लोग नहीं हैं? तो फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है? आइए सोचते हैं कि क्या ये हो सकता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या सहानुभूति, यानी लोगों की दया और उनका ध्यान पाने की हमारी खुद की लत है। वाओ, सहानुभूति की लत। क्योंकि वो हमें आम होने से बचाते हैं, ऑर्डिनरी होने से बचाते हैं। क्या हम अपने दुखों को अपना आभूषण इसलिए बना लेते हैं ताकि हम दुनिया से कह सकें कि देखो मेरी जिंदगी कितनी कठिन है, मैं कितना खास हूं? क्या ये विक्टिम कार्ड हमें उस जिम्मेदारी से भागने की छूट नहीं दे देता जो हमें सच में आजाद कर सकती है? इस बात पर जरूर गहराई से विचार करें। क्या हम अपने दुखों से सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वे हमें आम होने से बचाते हैं? ये सवाल सच में रातों की नींद उड़ा सकता है। बिल्कुल उड़ा सकता है। अगर हम इस एक सवाल को अपनी जिंदगी के हर उस पहलू पर लागू करके देखें जहां हम शिकायत कर रहे हैं, तो शायद हमें वो सच्चाई नजर आ जाए जिससे हमारा ईगो हमसे छिपाना चाहता है। शुरुआत में हमने जो बात की थी कि खाना जलने पर तुरंत चूल्हे को दोष देना, हाँ, वो गैस खराब है वाला बहाना, हाँ, वो सिर्फ एक छोटी सी प्रतिक्रिया नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि हम अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देख रहे हैं। हम समाधान चाहते हैं या सिर्फ सहानुभूति? और चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। बिल्कुल। उम्मीद है आज के इस गहरे विश्लेषण ने हमारे सोचने के तरीके को उस अदृश्य हैकर को थोड़ी और स्पष्टता के साथ देखने में मदद की होगी। इसी विचार और इस अधूरे लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। खुद से सवाल करने और सच्चाई को स्वीकार करने का ये सफर जारी रहना चाहिए।